हेलो दोस्तों। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि यदि हम अपने आप के नेगेटिव पॉइंट्स को, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको अगर हम जानकर दूर कर लें तो हमारी ज़िंदगी प्लस पॉइंट में बदल सकती है। इसी विचार के साथ मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में आज नया टॉपिक लेकर आए हैं, अर्थ समिट 2012 एंड एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन 2012 में जो हुआ, दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 2012 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ और यह पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 वर्ष बाद होने के कारण इसे रियो प्लस 20 भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि रियो प्लस 20 भी क्या है, ये पृथ्वी सम्मेलन 2012 की बात है। ठीक है। इस सम्मेलन में 1992 की पृथ्वी सम्मेलन के कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाई गई और कुछ अन्य नए लक्ष्यों को भी जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन में की थीम थी इसकी 2012 की सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था, यानी कि ग्रीन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एरेडिएशन। यानी कि हमें सतत विकास करना है। सतत विकास हम आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों क्या होता है, और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाना है, और हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी लानी है विश्व के अंदर। तो सतत विकास की, और इसका दूसरी थीम थी सतत विकास के लिए संस्थागत रूपरेखा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इन थीमों के साथ इन थीम के साथ आगे का ये सम्मेलन आगे जारी रहा और इसमें दो अन्य विशेष मुद्दों पर भी चर्चा की गई। यानी कि इसमें दो जो हमने आपसे पिछले बताई, ये आपकी थीम थी इस सम्मेलन की, और इसके साथ ही दो विशेष मुद्दों पर चर्चा रही। वो थे हरित प्रौद्योगिकी स्थानांतरण यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कि हमें विश्व के देशों के पास जिनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी इस मतलब है जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, ऐसी तकनीक, उनका हम स्थानांतरण करें, यानी कि एक देश से दूसरे देशों को प्रोवाइड करें, जिससे कि वो भी अपने देश के अंदर अपनी ग्रीन इकोनॉमी को बना रखें और ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास करके अपने देश में हरित और पर्यावरण की रक्षा कर सकें। और दोस्तों, दूसरा जो विशेष मुद्दा रहा इसमें वो था हरित पर्यावरण का कोष का निर्माण करना। ठीक है, क्रिएशन ऑफ ग्रीन इन्वायरमेंट फंड, यानी कि ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए, हरित पर्यावरण के लिए एक ऐसा फंड बनाना जिसका प्रयोग हम या सरकार उसके देश के हरित पर्यावरण के लिए प्रयोग करे, पेड़ लगाए, वन बनाए, और जो गैसों का जो हमने बात की थी पिछले वीडियोस में, जो हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उनको कम करे, उनकी जगह पे कोई ऐसी गैस का प्रोडक्शन करने का प्रयास करेगी जिससे कि ग्रीन इवोल्यूशन बनाया जा सके। और कुछ मुद्दे और भी थे, इनमें 15 विशेष मुद्दे जिन पर विशेष आकर्षण भी दिखाया गया दोस्तों। तो ये 15 मुद्दे क्या थे, इनको एक बार आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा दोस्तों कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, बल्कि ये आएगा कि इन 4 में से कौन सा मुद्दा है जो कि पृथ्वी सम्मेलन 2012 में चर्चा का विषय नहीं रहा। ठीक है ना। तो हमें जब तक बाकी के 3 नहीं पता होंगे तब तक हम उस एक को डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये 15 विषय क्या थे, ये थे आपके खाद्य सुरक्षा, यानी कि सभी लोगों को जो खाद्य सुरक्षा यानी कि भोजन प्रोवाइड हो सके। अगला था ईंधन, फिर जल,
शहर, हरित रोजगार, सामाजिक समावेश, महासागर और समुद्र, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, वन और जैव विविधता, बंजर भूमि, पहाड़, रसायन और अपशिष्ट, सतत उपभोक्ता और उत्पादन, शिक्षा और लिंग समानता। ठीक है दोस्तों, अगर हम इनकी एक एक करके चर्चा करें तो खाद्य सुरक्षा यानी कि सबके लिए देश में अंदर जो भी लोग हैं उनको भोजन प्रोवाइड हो सके देश में, सबसे पहली थीम यही थी। दूसरा था आपका ईंधन, यानी कि हम जो ईंधन यूज़ कर रहे हैं वो पर्यावरण में किस स्तर तक नुकसान पहुंचा रहा है, उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है, हम उसके लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, अगर ला सकते हैं तो क्यों नहीं ला रहे, उस इस तरीके का। जैसे कि अभी आपने देखा हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती थी उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का प्रयोग वो हमारे बजट में लेकर आई कि हाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट लाना है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, पेट्रोल पंप की तरह इलेक्ट्रिक चार्जर प्रोवाइड किए जाएंगे जगह जगह पर। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो पेट्रोल से और डीजल की जलने से जो ईंधन जलने से जो गैस उत्पन्न हो रही है, गैस आ रही है, वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके लिए उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट निकाला है, इलेक्ट्रिक कारें आप देख रहे हैं मार्केट में आ चुकी हैं, तो वो हमारे ईंधन के रूप में आप कह सकते हैं। अगला है जल। जल से मतलब है कि हर इंसान को पीने योग्य पानी प्राप्त हो सके। जैसे हमने देखा कि जल शक्ति मिशन लाया गया, अटल जो योजना आई वो भी जल को ही लेकर थी। तो दोस्तों इस तरीके से जो जल की योजनाएं आती रहती हैं और जो जल के ऊपर कार्य किया जाता है कि जल को वेस्टेज ना हो, उसका रिसाइकलिंग हो जाए, या जैसे कि कहा जाता है कि आपके आरओ का पानी है जो वेस्ट होता है उससे आप अपना घर का सफाई कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो पानी है, जल है, उसका आप संरक्षण कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है शहर। शहर यानी कि जैसे कि हमारे 2014-15 में आपने देखा कि हमारी केंद्र सरकार की योजना थी स्मार्ट सिटीज़ के रूप में। तो स्मार्ट सिटीज़ इन द सेंस कि उस ऐसी जगह जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। तो दोस्तों शहरों का निर्माण करना है, शहरों की जो सड़कें हैं वहाँ पर इंडस्ट्री है, रोजगार है, इन चीज़ों का सृजन हो सके ताकि लोग एक शहर से दूसरे शहर में ना जाएं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब इंसान एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में गया और जब कोविड-19 जैसी महामारी फैली तो उन्हें अपने देश, अपने शहर, अपनी जगह, अपने घर आने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था और लोग परेशान रहे। ठीक है दोस्तों, अगला है हरित रोजगार। हरित रोजगार ऐसा रोजगार जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हानि ना हो, हमारा इन्वायरमेंट सरल और सुखद रहे, इस तरीके का इन्वायरमेंट, इस तरीके के रोजगार पैदा करना। अगला है सामाजिक समावेश, यानी कि हमारा समाज का समावेशी रूप से विकास हो सके सभी सारे डायमेंशनों में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, लोकतांत्रिक हो और आपका पर्यावरणीय हो, मतलब कि हर तरीके से हमारा समावेश हो सके समाज के अंदर। इस तरीके से कोई भी समुदाय या कोई भी लोग पिछड़े ना रहें समाज में। महासागर और समुद्र, आप देख रहे हैं कि महासागर और समुद्र का तल लगातार बढ़ता जा रहा है। आसपास के जो द्वीपीय देश हैं उनके यहाँ सामने डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमें उनको भी नियंत्रित करना है। उनको नियंत्रित करने का भी यही एक वो है कि आप ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करिए। उससे क्या होगा, जलवाष्प कम बनेगी। जलवाष्प कम बनेगी तो जलवाष्प कहाँ से बन रही है, हमारे पानी से बन रही है। जलवाष्प कम बनेगी तो कम बरसेगा और ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघल के भी कहाँ जा रहे हैं, नदी में, नदी से जा रहे हैं समंदर में। समंदर का पानी स्तर इस वजह से बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इस वजह से इसका भी इसमें चर्चा की गई। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। आप देख रहे हैं आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में करीब पिछले 2 महीने में 8 से 10 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपने अभी देखा कि हमारे बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान आया। उसके बाद में अभी हाल ही में हमारी अरब सागर में भी चक्रवाती तूफ़ान आने की
वो उसने दरवाज़ा खटखटा दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आए दिन आपदाएं आ रही हैं, उनको भी नियंत्रण करना है कि किसी तरीके से जो जो कारण बनते हैं इन आपदाओं के उनको नियंत्रण किया जाए। अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पे हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पर्यावरण सम्मेलन ही सारे जलवायु परिवर्तन के कारण हुए हैं, जलवायु परिवर्तन पर ही हुए हैं। अगला है वन और जैव विविधता। वन, हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन वन काटे जा रहे हैं, ठीक है। लोगों ने उसको नापने का डायमेंशन बदल दिए हैं जिससे कि हमारे अपने देश में वन की जैव विविधता दर्शाई जा सके विश्व के सामने, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हकीकत है वो हकीकत ही होती है दोस्तों। और जब वन ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पृथ्वी पर भी जीवन धीरे धीरे असंभव होता जाएगा। और जैव विविधता वो चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने प्रजाति, जाति, समुदाय के लोग रहेंगे उसी को जैव विविधता कहेंगे। जब वन नहीं होंगे तो हमारे पृथ्वी पर जैव विविधता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैव विविधता वनों के आसपास ही ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम कहें कि वन के कारण ही जैव विविधता है तो वो भी गलत नहीं होगा। अगला है दोस्तों बंजर भूमि। हमारे बंजर भूमियों को कम करना है, यानी कि जो भूमि धीरे धीरे मरुस्थल होती जा रही है, मरुस्थलीकरण जिसको कहते हैं हम, उसको रोकना है। वो मरुस्थलीकरण का क्या कारण है? मरुस्थलीकरण का भी यही कारण है दोस्तों कि हम तरह तरीके के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, संक्रमण प्रजातियों के बीजों का यूज़ किया जा रहा है। कहीं पर भी अब ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती है तो उससे भूमि को बहुत ज़्यादा हानि होती है, और 2, 3, 4 साल बाद वो भूमि खेती योग्य नहीं रह जाती है, ना ही उसमें किसी तरीके की कोई कार्य हो रहा है। और दूसरा कारण एक ये भी है मरुस्थलीकरण का कि खेतों को बेचकर उन पर बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और फ्लैट बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मरुस्थलीकरण होता जा रहा है और हमारे पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंच रही है। इसके बाद अगला टॉपिक है पहाड़। पहाड़ों पर जो हमारे पहाड़ होते हैं दोस्तों, उन पर भी कई तरीके की जैव विविधता पाई जाती है। कई छोटे छोटे जीव हैं जो पाए जाते हैं, और पहाड़ों से ही जब पहाड़ को अपरदन होता है तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है, और उनके नीचे ही कई तरीके के पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो उनको भी संरक्षण करने की बात इस सम्मेलन में कही गई। अगला है दोस्तों रसायन और अपशिष्ट, यानी कि कई देश ऐसे हैं जो अपशिष्टों को एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने लगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल उसके ऊपर भी आया और उसको समाप्त किया गया इस चीज़ को। और अपशिष्ट से इन द सेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा इस समय अपशिष्ट का अगर खतरा है तो वो है ई कचरे का, इसलिए इसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। सतत उपभोक्ता और उत्पादन, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना कंज्यूम हो रहा है उसको इक्वल रखा जाए, सतत रखा जाए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, कंजम्पशन कम हो जाए, कंजम्पशन बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए। उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी या कमी आ जाएगी, इकॉनमी को भी क्राइसिस हो जाएंगे। और अगर हम ज़्यादा उत्पादन कर देंगे किसी चीज़ का तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आने वाले समय के लिए वो रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है। शिक्षा और लिंग समानता, यानी कि सभी को शिक्षा दी जाए, यहाँ तक कि कुछ नहीं तो कम से कम बेसिक एजुकेशन तो सभी के पास होनी चाहिए। और लिंग समानता कि महिलाओं और पुरुषों में भेद ना किया जाए किसी भी स्तर पर, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, रोजगार के स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें इसी सम्मेलन में जीरो ड्राफ्ट की चर्चा भी की गई थी। आपको ये याद रखना है खाली कि जीरो ड्राफ्ट की चर्चा कहाँ कब हुई है, तो पृथ्वी सम्मेलन 2012 में जो रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में हुआ है उसमें जीरो ड्राफ्ट की चर्चा की गई है। ठीक है। Rio+20 एंड UNCSD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन के आउटकम दस्तावेज को जीरो ड्राफ्ट कहा जाता है। इसका शीर्षक था भविष्य जो हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको खाली इतना याद रखना है, हम आपको एक बार फिर से रिवाइंड कर दें
कि यूरो ड्राफ्ट की चर्चा किस सम्मेलन में की गई? पृथ्वी सम्मेलन 2012 में की गई। किसने की? तो ये Rio+20 सम्मेलन में और UNCSD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सम्मेलन में आई थी और इसका शीर्षक था भविष्य जो हम चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रियो सम्मेलन में ही सतत विकास लक्ष्य को भी लाया गया। ठीक है, जिसे 2015 से लागू करना था और 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना था। और सतत विकास लक्ष्य इस सूचकांक भी भारत में जारी किया जाता है और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया है उसके द्वारा हमारे देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ अब हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इस तरीके से आपने कई जगह देखा होगा, जो पिक्चराइज लिखी होती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी कि कुल 17 सस्टेनेबल गोल सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए हैं, दिए गए हैं विश्व के देशों को कि आपको इन पर काम करना है और इसकी रिपोर्ट आपको समय समय पर सबमिट करनी है कि आप अपने देश में कितना इस पर काम किया है। तो दोस्तों, अगर हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मुद्दों की बात करें तो पहला है गरीब के सभी रूपों को विश्व से समाप्ति, यानी कि गरीबी को हम विश्व से समाप्त कर दें। ठीक है दोस्तों, ये पहला था। दूसरा है भूख की समाप्ति। पहला गरीबों को समाप्त करना है, गरीबों को नहीं समाप्त करना है, सॉरी दोस्तों, गरीबी को समाप्त करना है। एक पिक्चर आई थी कि जो कहते थे कि ये गरीबी क्यों नहीं, गरीबों को समाप्त कर दो, तो वही डायलॉग निकल गया मुँह से। तो गरीबी को समाप्त करना है, पहला लक्ष्य रखा गया। दूसरा है भूख को समाप्त करना है ताकि हर इंसान को खाना मिल सके। अगला है सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर तीसरा गोल रखा गया कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। अगला है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी को सीखने का अवसर देना, यानी कि अगला अगर हम गोल की बात करें, चौथा गोल है, उसमें समावेशी शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा की बात कही गई है, जिससे कि हमें स्किलफुल लोग मिल सकें जो कि आने वाले भविष्य में हमारे देश की आर्थिक के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। अगला है लैंगिक समानता, यानी कि लैंगिक समानता जैसे कि महिलाओं और पुरुषों में किसी तरीके का भेद ना किया जाए देश के अंदर, और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाया जाए कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। सभी के लिए स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को स्वच्छ पानी प्राप्त हो सके। अगला है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना कि सभी लोग एक सस्ती, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, जो आजकल सौर ऊर्जा कह लें, आप इलेक्ट्रिक ऊर्जा कह लें, इन सब पर विश्वास जताते हुए इनका लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक ऊर्जा को बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि समावेशी विकास, ठीक है ना, ऐसा विकास जो आने वाले भविष्य के लिए भी हमें अवसर दे और सतत आर्थिक विकास की जो लगातार आर्थिक विकास होता रहे। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टरली में अगर आपकी जीडीपी आई तो पता चला बूम कर गई साहब 15% पे, अगला क्वार्टर साहब 4% पे, इस तरीके का विकास नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लचीले और बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण। लचीला बुनियादी ढांचा होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को अगर चेंज करना चाहते हैं ज़रूरत के अनुसार तो आप उसको चेंज कर सकें। औद्योगिक का विकास, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़ किया जा सके। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना,
यानी कि देश के भीतर जो असमानताएं फैली हुई हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, रंग भेद के आधार पर हो, इस तरीके की जो असमानताएं हैं महिला और पुरुष के बीच में हो, इस तरीके की जो समानताएं हैं उसको समाप्त किया जाए। सुरक्षित, लचीले और तो दोस्तों अगला है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। यानी कि जो मानव बस्तियां हैं, मानव जहाँ रहते हैं देश के अंदर, उस बस्ती के अंदर, वो मतलब सुरक्षित होनी चाहिए। एक तरीके से जंगल के आसपास ना बनाई जाए, जिससे कि शेर, और आप देखते हैं आए दिन मानव बस्तियों में शेर और तेंदुओं का आक्रमण होता रहता है। इस तरीके की बस्तियां नहीं होनी चाहिए। लचीला होना चाहिए, टिकाऊ शहर होना चाहिए। जैसा कि पता चले कि आज समंदर में बाढ़ आ गई, ख़त्म हो गया सब, दोबारा बना लिया, फिर आ गई, फिर ख़त्म हो गया, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न यानी कि आप उत्पादन, जैसा कि अभी हमने आपसे बात करी थी, इस तरीके का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न हो, और कहाँ जाना है, कहाँ खपत होनी है। पता चला प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करने में लगा हुआ है, उसका माल ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब बिक नहीं रहा है, और दूसरा जगह डिमांड किसी चीज़ की आ रही है तो उसको उसकी सप्लाई नहीं मिल रही है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी आर्थिक गतिविधियां तो क्रैशेस हो ही जाती हैं, और लोगों के अंदर एक भरोसा जो होता है ना कि हाँ कि ये चीज़ मिल जाएगी या क्या होगा, कहाँ पे मिलेगी, इस तरीके से होगा तो इंसान व्यापार भी हमारे यहाँ नहीं होगा उस चीज़ का। बाहर से कंपनियाँ, विदेशी लोग, विदेशी कंपनियाँ, FDI वगैरह जिसको कहते हैं, वो नहीं आएंगे, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है देश को। अगला, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। जलवायु परिवर्तन पर बहुत चर्चा हो चुकी है दोस्तों पहले ही। स्थायी सतत विकास और विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संस्थानों के संरक्षण का उपयोग, यानी कि स्थायी सतत विकास होना चाहिए। महासागर और समुद्रों का संरक्षण और उपयोग, यानी कि जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको लेकर उनका उपयोग स्थायी रूप से हो, इस तरीके से हो कि किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, आसपास की बस्तियों को नुकसान ना हो, समुंदर में जो जैव विविधता है उसको नुकसान ना हो। ठीक है ना, उसको लेकर इस तरीके से संरक्षण के साथ उसका उपयोग किया जाए। और सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियाँ, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। यानी कि जो सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं उन पे जो स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियाँ हैं, सुरक्षित जंगलों और भूमि संरक्षण, यही चीज़ें हैं दोस्तों जिसकी हमने पिछले चर्चा करी। बस अलग अलग डायमेंशन के रूप में बातें बताई गई हैं इसमें। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि SDG कब आया। पहला चीज़, पृथ्वी सम्मेलन 2012 में। ये कब से शुरू हुआ? 2015 से शुरू हुआ है। कब तक पूरा होना है? 2030 तक पूरा होना है। 2015 तक क्या चल रहा था? वो जो क्योटो सम्मेलन में जिनके लक्ष्यों को जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे, जिस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। उस 2015 तक उनको पूर्ण करना था दोस्तों। ठीक है, 2015 से SDG को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। और कुल कितने SDG गोल्स हैं? 17 SDG गोल्स हैं, जिन पर ज़्यादातर जैव विविधता के ऊपर, समानता के ऊपर, भूखमरी को लेकर, गरीबी को लेकर, इन्हीं सब पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ और बाकी रह गई। सतत विकास, शांति पूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ सभी स्तरों और इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। यानी कि शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि एक देश के लिए जवाबदेहिता भी तो बढ़े कि आपने काम किया तो क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आपने अपने देश में कितना कंट्रोल किया, उस चीज़ों को लेकर
सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी और पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वित और साधनों को मजबूत करना। ठीक है, वैश्विक भागीदारी की आप विश्व के साथ कितनी भागीदारी निभा रहे हो, विश्व के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ आप कितना सहयोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर उनको मजबूती देना और उनके साधनों को विकास करना। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपकी हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको निश्चित तौर पर ही दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।